अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं, राज़ी हैं, खुशबाश हैं। आई नो आप लोग परेशान हैं, लेकिन मैं हूँ ना आपके पास यहाँ पर आपकी परेशानियों का मदावा करने के लिए और 2 घंटे आपको फुली एंटरटेन करने के लिए। आपको पता है मॉर्निंग शोज़ करने का एक बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी उन लोगों से मुलाकात भी हो जाती है जिनसे आपको हमेशा से मिलने का बड़ा इश्तियाक होता है। आज मैं वैसे बड़ी एक्साइटेड हूँ। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि आज हमारे पास एक ऐसे गेस्ट आ रहे हैं जो कि जितने भी अगर हम 90s के किड्स हैं ना, उनके तो फेवरेट हैं। रीज़न ये कि उनका एक ऐसा ज़बरदस्त बैंड था, कमाल बैंड था, और उनकी क्या कमाल परफॉर्मेंसेस थी। और उनके बारे में ये अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, वो हर जगह आपको नहीं मिलते थे। वो इतने एक्सक्लूसिव होते थे ना कि आप इंतज़ार करते थे कि भाई इनका कब कॉन्सर्ट आएगा और फिर आप उसको अटेंड करेंगे। सो मैंने तो अपने कॉलेज में एक बार इनका कॉन्सर्ट अटेंड किया भी हुआ है। सो मुझे, और मेरा शायद ज़िंदगी का पहला कॉन्सर्ट था जो कि मैंने इनका अटेंड किया था, तो इसलिए तो मेरे लिए ये बड़े ख़ास मेहमान हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम जब वो शो में आए थे, मतलब वो उस कॉन्सर्ट में आए थे। आज की जो हमारे गेस्ट पर्सनालिटी हैं वो एक बड़े अहम मकसद की वजह से हमारे शो में आ रहे हैं। तारुफ उनका बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम उनके करियर के वाले से बात भी करें तो म्यूज़िक से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ भी है। यानी कि अपना शौक़ तो उनको एक तरफ, लेकिन दूसरी जानिब जो अदबी ज़िम्मेदारी है वो भी इनके कांधों पे आ जाती है। और कहीं ना कहीं अब उसी को ना दिमाग में रखते हुए ये एक बहुत बड़ा वेंचर करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इस वेंचर की ज़रूरत भी थी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं और स्पेसिफिकली वो लोग जो कि औलाद वाले हैं, दिस शो इज़ फॉर यू। लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा एक्साइटेड माँ बाप भी होंगे, क्योंकि ये वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे बिलाल मकसूद को। आइए प्लीज। इधर बैठूं। जहाँ मैं तो हमेशा जितने भी मेरे पास गेस्ट आते हैं, मैं कहती हूँ आप ये बताएं कि आपको अपना कौन सा साइड अच्छा लगता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कहते हैं मेरा ये वाला साइड ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं मेरा ये वाला साइड ज़्यादा अच्छा लगता है। फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं मैं ऑलरेडी इतना हैंडसम हूँ, आई डोंट नीड इट ना, मतलब कि मैं जिस भी जैसे बैठूंगा मैं अच्छे लगूंगा। हाउ आर यू? ऑल गुड, अल्लाह का शुक्र, बहुत करामा। मुझे ये बताएं, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बड़ा मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म का जेस्चर कर रहे हैं, मतलब एक वेंचर करने जा रहे हैं। व्हाट वाज द एम बिहाइंड इट? तो ये पक्के दोस्त जो ये शो है, इसका आइडिया पिछले 25 साल से मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि बच्चों का उर्दू का कंटेंट अब नज़र नहीं आता। हमारी सारा जितना फोकस है हम लोग का, मीडिया वालों का, वो है कि रेटिंग्स चाहिए, और रेटिंग्स के लिए हम बच्चों को कहीं भूल गए। और पीटीवी के ज़माने में पीटीवी का अपना एक टाइम स्लॉट होता था, उसमें उनको कुछ ना कुछ करना ही होता था। तो जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें टिक टिक कंपनी और ऐनक वाला जिन और सारे दोस्त हमारे, ये सब सारे शोज़ मिले। बिल्कुल। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो कुछ भी नहीं था। और मैं अपने बच्चे को उर्दू के गाने सुनाना चाहता था, क्योंकि हम सोहेल राना के गाने सुन के बड़े हुए। उर्दू का कोई गाना ऐसा नहीं था जो मैं सुना सकूं। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, मुझे बच्चों के उर्दू के गाने बनाने हैं। और क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सेसमी स्ट्रीट का, तो उन दोनों चीज़ों को मिला के मैंने अभी शो बनाया है। जब तक स्ट्रिंग्स था तो वक्त नहीं मिल रहा था, लेकिन स्ट्रिंग्स ख़त्म हुआ तो पिछले 2 साल से हम इस शो पे काम कर रहे हैं, और एक बहुत अमेजिंग टीम है मेरे साथ। अच्छा, वो जो शिफ्ट है, मुझे शिफ्ट के बारे में बताएं कि वो क्या आपके लिए मुश्किल था? क्योंकि वो एक आप दोनों पक्के दोस्त, आप और फैसल, वो आप दोनों पक्के दोस्त, बिकॉज आई रिमेंबर जब आप लोगों के 23 जब ईयर्स कंप्लीट हुए थे, आप लोगों ने कैसेट्स निकाली थी। तो मेरे शो में वो आई स्टिल हैव दैट, क्योंकि स्ट्रिंग्स की अपनी बात ही और थी। सो वो जो उस पक्के दोस्त से इस पक्के दोस्त का सफ़र वो कैसा था? बहुत अच्छा था, क्योंकि जितना सैड मैं और फैसल थे स्ट्रिंग्स को ख़त्म करने में, हम दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था। आप लोगों से कहीं ज़्यादा सैड हम लोग थे कि ये नहीं हो, मतलब ये हो गया तो हम लिटरली रोए हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा ब्रेकअप हो गया। लेकिन वो ज़रूरी भी था मेरे ख्याल से, क्योंकि
हम लोग आम तौर से इस रीजन में नहीं रियलाइज़ करते कि इंसान को कब किस चीज़ को खुदा हाफिज कहना चाहिए। पीक पे छोड़े कोई चीज़ तो बेहतर है, हाँ। बजाय ये कि लोग कह रहे हो भाई चले जाओ, भाई चले जाओ, पर्सनल इर्तिका के लिए। हाँ। तो हमने 6 स्टूडियो एल्बम्स निकालनी थी, कोक स्टूडियो के 4 साल किए थे, दुनिया भर में कॉन्सर्ट्स किए थे, सब कुछ हुआ था। अब हम उस एज में पहुंच गए थे जहां मैं अपनी ज़िंदगी भी डिस्कवर करना चाहता था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का फोकस सिर्फ स्ट्रिंग्स था और कुछ भी नहीं था। तो फैसल भी अपनी ज़िंदगी में अपने आप को डिस्कवर करना चाहता था। हमने कितना 18 साल के थे जब स्ट्रिंग्स बना था। वाओ। तो उस वक्त से अब तक सिर्फ स्ट्रिंग्स था हमारे लिए। तो हमने डिसाइड किया चलो स्ट्रिंग्स को खुदाफिज कहते हैं, कल अनाउंस करते हैं, बैंड ख़त्म। और तो ये वैसे उठे आप लोग और आप लोगों ने कहा ओके ठीक है स्ट्रिंग्स को हम ख़त्म करते हैं, या फिर तंग आ गए थे एक दूसरे से कि बस अब ठीक है एक दूसरे की शक्ल नहीं देखनी, कुछ ऐसा हुआ था? व्हाट हैपेंड? तंग बिल्कुल भी नहीं आया, अभी भी हम उतने ही अच्छे दोस्त हैं जैसे पहले थे। ज़िंदगी में यानी एक कंप्लेसेंसी सी आ गई थी, बोरियत होना शुरू हो गई थी कि सेम चीज़ एवरी डे। और हमने कहा चलो कुछ और एक्सप्लोर तो करें ज़िंदगी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब बस आपने सोचा कि आप, क्योंकि खुद सेसमी स्ट्रीट के भी फ़ैन थे और हम लोग भी बड़े उसके फ़ैन थे, ये प्रोसेस आसान था, ये तमाम तो चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट को लेकर आना, और उसके बाद क्योंकि अब तो स्पेसिफिकली आपने लॉन्च कर भी लिया है, तो लॉन्च करते हुए कोई मुश्किलात आपको, वैसे आपने वैसे चाहा था किसी चैनल पर जाए ये शो? नहीं, मुझे ये शो यूट्यूब पे रखना था, किसी चैनल को नहीं देना था। अच्छा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी चैनल की ओनरशिप हो जाए। यूट्यूब सबके लिए और सब एक्सेस कर सकते हैं। तो पक्के दोस्त ये नाम तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आया है, और ये जो मेरे डायरेक्टर हैं ये उनकी बेगम की सजेशन थी, बीनश की, कि पक्के दोस्त नाम अच्छा है, और हमारा टाइटल सॉन्ग भी पक्के दोस्त ही था। तो लेकिन एक शो जिसमें बच्चों के लिए गाने हों, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ पे हम बात कर रहे हों, एजुकेशनल भी हो और फन भी हो, ये शो मेरे दिमाग में था जो हम 2 साल से इस पे काम कर रहे थे। मुझे वैसे ये बताएं, जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि आपका अपना एक बैकग्राउंड है, सिंगिंग बैकग्राउंड है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अदबी घराने से है। सो ये कभी कभी शोल्डर्स पे इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है? बिल्कुल डालता है, और ये प्रेशर जब मैंने रियलाइज़ नहीं भी किया था तो डाल दिया गया था मेरे कंधों पे, जब मैं अपना पहला गाना लेकर बजिया के पास गया था। और बजिया और पाशी मेरी दादी, हम पाशी कहते थे उन्हें, वो दोनों बैठे थे अपने तख्त पे, और उनके लाउंज में टीवी था और VCR था। बहुत खुशी अब्बा और मैं, हम दोनों लेके गए वो गाना, और वो लगाया तो दोनों उठ के चले गए उस कमरे से। और अब्बा ने कहा कि बजिया क्या हुआ? वो दोनों उठ के दूसरे कमरे में जाके बैठ गए, और बजिया काफ़ी नाराज़ थी और कहती हैं कि बिलाल, हमारा ख़ानदान जो है वो राइटर्स का ख़ानदान है और पोइट्स का ख़ानदान है, और मुझे कभी नहीं लगता था कि क्योंकि मैं गिटार पकड़ के गा रहा था और जो भी वो लाइटें रेड ब्लू ग्रीन चल रही थी उनसे वो नहीं डाइजेस्ट हुआ। तो अब्बा ने भी कहा बजिया ये इसका शौक़ है, और अभी ये पढ़ाई कर रहा है, जो भी कर रहा है ये इसका शौक़ है। तो अब क्या उम्र थी आपकी उस टाइम? मैं था 18 साल का। बहुत छोटी थी। मैं बहुत छोटा था। तो कॉलेज में था, हम लोग कॉलेज में थे, फैसल में कॉलेज में मिले थे। तो बजिया लेकिन वो देख सकती थी, आगे उनको पता था क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा बिलाल देखो, अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि ये तुम्हारी डायरेक्शन यही है, तो मैं उसी वक्त इजाज़त दूंगी अगर तुम इसको एक डिग्निफाइड तरीके से लेकर चलोगे, और हमारे ख़ानदान पे कभी ऐसी कोई वो नहीं आने दोगे जिस पे हमें शर्मिंदगी हो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना।
तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रह गई। तो आपने तभी देखा होगा स्ट्रिंग्स के जो वीडियोस होते हैं उसमें कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिससे यानी किसी बड़े को कोई इशू हो। बिल्कुल। हाँ, मतलब कि हम कॉन्शियसली उस चीज़ को ऐसे रखते हैं। और कोई आने वाला है कि लॉन्च थी 2008 में और मैंने बजिया को कहा कि बजिया आप चीफ गेस्ट बन सकती हैं। उन्होंने कहा व्हाई नॉट, आई विल कम। तो उस वक्त मैंने कहा कि चलो वो सफ़र जो 1988-89 में शुरू हुआ था, आज बजिया खुशी खुशी आ रही हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। मुझे ये बताएं, जब वो गाना आपका पहला हिट हुआ था तब आप गए थे अपनी पाशी के पास बजिया से पूछने के लिए कि उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए? नहीं, अब हर दफ़ा नहीं जाता था। नहीं, जब एक दफ़ा हो गया तो लेकिन हाँ, मतलब कि पर देखा तो उनका कि देखिए हिट हो गया। देखा नहीं, हिट से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हिट का लेवल मेरे गाने का था उससे बहुत ज़्यादा हिट बाकी चीज़ें ऑलरेडी खानदान में हैं। जी जी। तो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग घर की मुर्गी टाइप सीन है। लेकिन डजंट इट मेक यू रिबेलियस जब आप देखते हैं कि आपके घर में हर दूसरा बंदा, मतलब आपकी अगर फुप्पियों की बात करें, आपके फादर, वो सब उन्होंने अकम्पलिश्ड अपने पर्टिकुलर करियर्स में बड़ी ज़बरदस्त जगहों पे बैठे होते हैं, तो वो क्योंकि आपसे वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं एट टाइम्स कि आपको लगता है मैं नहीं करता, मैं तो अपनी ये चीज़ करूँगा। अच्छा, उस तरह का भी कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। अब्बा ने मेरे बुरी चीज़ों की इतनी तारीफ़ की है कि बचपन में मुझे याद है अगर मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ और अब मुझे पता है कि मैं कितना बुरा बजाता था, अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, बिलाल चलो चलो कीबोर्ड लेके चलो, और फिर चलो बिलाल सुनाओ, कोई आया घर पे बिलाल सुनाओ। मैंने एक ड्राइंग बनाई बहुत बुरी सी, अम्मी के पास ले गए, देखो 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 बिलाल ने कितनी अच्छी बनाई है, कल अगले दिन फ्रेम होके लग गई घर पे। अनवर भाई ये कह रहे हैं जो कि कितने बड़े पेंटर यानी हाँ, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ पे इंकरेज किया है। और मेरे ख्याल से ये मेरे ख्याल से हर पेरेंट को मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चे को यानी बिला वजह क्रिटिसाइज़ ना करें, हर चीज़ पे ना टोकें। क्योंकि अगर मुझे भी टोका जाता कि ये गलत किया है, ये गलत बनाई है, ये फलां चीज़, ये गाना अच्छा नहीं है, इसको बेहतर करो, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट तो उस लेवल का था ना, काफ़ी हाई है। हाँ, तो जो मैं कर रहा था वो कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर मुझे टोका जाता तो मैं वहीं टूट जाता, वो सलाहियत ख़त्म हो जाती। हाँ, टूट जाता ना, मैं उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वो अपने बच्चे को ना, जैसे कि एक पॉटर होता है, वो कोई बना रहा है, वास बना रहा है, तो बड़े एहतियात से आपको उसको शेप देना होती है। कहीं भी प्रेशर ज़्यादा लग जाए तो वो पूरी मट्टी एक सेकंड में टूट जाएगी। तो उसी तरह आपको अपने बच्चों को बड़ा करना है। बड़े प्यार से। तो आपने वो तमाम तो चीज़ें जो कि अनवर भाई ने आपकी तरबियत करते हुए की थी, जैसे स्पेसिफिकली आपको जिस तरह से बैकअप करते रहे, इनकरेज करते रहे, आपने भी यही सेम चीज़ें अपने बच्चों को रेज़ करते हुए की? कोशिश करता हूँ और कभी प्रेशराइज़ नहीं करता, और ना मेरी बेगम उस तरह प्रेशराइज़ करती हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी है। कभी तीनों को म्यूज़िक का बहुत शौक़ है। और मुझे आपके 3 बच्चों में कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? 2 बेटे हैं और एक बेटी है। ओके, तो बेटी तो फिर बहुत लाडली होगी जो यूजुअली होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबकी अपनी अपनी जगह है, तीनों बच्चों की। लेकिन मैंने कभी उनको ये पुश नहीं किया कि म्यूज़िक करना है, लेकिन मुझे पता है इतने टैलेंटेड हैं तीनों म्यूज़िक में, लेकिन जो करना है वो जीन्स में उनके भाई। हाँ। तो वो खुद क्या करना चाहते हैं बच्चे? तो एक आर्किटेक्ट हैं, ओके, वाओ, और एक प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, प्रोडक्ट डिज़ाइन इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है उन्होंने। तो और एक अभी पढ़ाई कर रही हैं, वो इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ रही हैं। मतलब क्रिएटिविटी ना आई है, वो ख़ानदान में वो आई, वो आपसे भी गई है, वो चाहे डिफरेंट फॉर्म्स में चली गई है, उससे आप बच नहीं सकते। उससे तो वाकई आप बच नहीं सकते। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हम स्पेसिफिकली जब आपको देख रहे हैं और हमारा दिल ये करता है, ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगी गाने की, बट मुझे ये बताएं कब हम सुनेंगे? ठीक है, हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में तो बात करेंगे और इनफैक्ट कर भी रहे हैं, पर हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका एक नया कोई सिंगल आएगा, नहीं आया आपका गाना, और स्पेसिफिकली 14 अगस्त पे तो बहुत वेट कर रहे थे।
खैर ये तो एक हमारी वो रही है स्ट्रिंग्स की कि हम 14 अगस्त और रमज़ान और ईद और 7 सितंबर हम इन चीज़ों के पीछे नहीं भागते। लेकिन आपका वो जो गाना था वो इतना खूबसूरत एक तरह से अंत में मैं तो देखूंगा। वो 14 अगस्त के लिए नहीं, वो बट इट इज फॉर वो ऐसे गाने दिल से निकलने चाहिए। right. वो मौके के हिसाब से हिट होने के लिए नहीं बनने चाहिए। तो अगर आप सर्च करेंगे आपको मेरे नए गाने मिलेंगे। गाने मैं कर रहा हूँ लेकिन उस तरह उनको पुश नहीं कर रहा उस वीडियोस की तरह, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हम देख रहे हैं यूट्यूब भी सब आ गया है, लेकिन वो जो पहले बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस, और आपने जैसे वीडियोस की बात की ना कि हम वीडियो देखेंगे तो वाकई अगर मैं तो देखूंगा कि भी वीडियो अगर मैं स्ट्रिंग्स की ये देखूं तो ये बड़ी खूबसूरत वीडियो थी कि बड़े प्यार, बहुत खूबसूरत काम किया था। मतलब ये तो वाकई ऐसा लग रहा था कि आप छोटी सी फिल्म देख रहे हैं। बिल्कुल इतनी खूबसूरत जो है वो इनकी तमाम तो वो चीज़ें। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताइए जो पक्के दोस्त जो अब आपका आ गया है, ये पक्के दोस्त ये भी क्योंकि आपने कहा बच्चों के पास नज़में नहीं हैं, बच्चों के पास वो गाने नहीं हैं, तो आपको ये फील होता है कि जो हम बात करते हैं कल्चरल इन्वेजन की और ये लिंगुअल इन्वेजन की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ गई हुई है हमारे बच्चों में, हमारे हमसाय मुल्क से? देखें, माँ बाप मसरूफ़ से मसरूफ़ होते जा रहे हैं और ट्रेंड ये बन गया है कि बच्चों के सामने आप टीवी खोल देंगे, फ़ोन दे देंगे, टैबलेट दे देंगे और उनको किसी तरह बिज़ी रखो। अब जब ये चीज़ है और उस वक्त कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है बच्चों के सामने कि जिससे वो कुछ सीख सकें, तो ऑप्शन क्या है कि आप या तो अंग्रेज़ी कंटेंट है सारा या वो कंटेंट हिंदी में है। बिल्कुल, जो चीज़ बिल्कुल। आप उर्दू समझते हो वो एक्चुअली हिंदी में है और जहाँ उर्दू इस्तेमाल हो रही है वहाँ उसका काफ़ी कबाड़ा भी निकल रहा है। तो वो वो सब चीज़ें हैं। बच्चे वाकई ये जो मैं देखती हूँ जो कार्टून्स डब्ड हुए कार्टून्स हमारे पास आ रहे हैं, उससे हमारे बच्चे की उर्दू तो अच्छी नहीं हो रही, हाँ हिंदी उस बच्चे की अच्छी हो रही है, और वो जैसे खाब बोल रहा है, फूल बोल रहा है, फूल नहीं बोल रहा, तो वो बहुत सारी अहम चीज़ें ऐसी आ गई जिसको कवर करने की ज़रूरत है। तो फिर आपने स्पेसिफिकली कंटेंट डिज़ाइन किया है कि इसमें उर्दू अच्छी हो, जो आप लोगों ने गाने भी गाए हैं, जो जिंगल्स भी गाए हैं। अच्छी उर्दू का मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सिंपल उर्दू रखी है, बहुत सिंपल बातें ऐसी रखी हैं जो कि बच्चे खुशी खुशी डाइजेस्ट कर लेंगे और उनको समझ आएगी कि अच्छा ये क्या था। ये शायद 3 साल के बच्चे को ना समझ आए लेकिन 5 साल 6 साल की उम्र में पहुंच के उसे पता चले कि अच्छा ये था। स्लोली वो चीज़ें इंग्रेन करते रहेंगे बच्चों में। ऐसे टॉपिक्स हैं कि आपको जल्दी है ख़त्म करने की? नहीं, मुझे ख़त्म करने की जल्दी नहीं, क्योंकि मेरे पास पूरा टाइम है। मैंने तो मुलाकात भी लोगों की करानी है स्पेसिफिकली, और आप तो लोग जो हैं वो यूजुअली लाल बेग से डरते हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही क्यूट सा लाल बेग दिखाऊंगी, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं बिलाल मकसूद, और वो बच्चों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट लेकर आए हैं, और उनका ये गिफ्ट जो है वो अब YouTube पे मौजूद भी है। 1 सितंबर को उन्होंने पक्के दोस्त जो है उसको लॉन्च कर दिया है, और पक्के दोस्त में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं मैं इनका नाम आपको बता देती हूँ। पक्के दोस्त में हमारे साथ मिराल होंगी, जग्गा होंगे, मतीन होंगी, बच्चों होंगी और लाल बेग होंगे। वैसे तो आप लोग लाल बेग से डरते ही हैं, लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक बहुत ही क्यूट से लाल बेग से। अस्सलाम वालेकुम लाल बेग। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं कि मैंने तो जितने भी लाल बेग देखे हैं लोग तो उनसे बहुत डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, आप तो बड़े क्यूट हैं। पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे क्यूट बोला, लेकिन मेरी कितनी टांगे हैं, कितने हाथ हैं? आपके 2 हाथ हैं और टांगे मुझे आपकी नजर नहीं आ रही। हाँ तो फिर मैं कोई कीड़ा थोड़ी हूँ जो मुझसे लोग डरेंगे। हाँ ये बात भी है, लेकिन जो सिर्फ 2 हाथ उससे भी तो लोग डर सकते हैं, क्योंकि आपकी टांगे नहीं है। आप तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप उड़ते हैं या क्या करते हैं आप। अगर आपको दिख नहीं रही इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी टांगे नहीं है। अच्छा तो गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, मतलब हाँ हो सकता है मुझे भी नहीं नजर आई, तो आप चलते कैसे हैं? ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं लाल बेग कि आपको क्या लग रहा है कि आपका शो जो भी लॉन्च हुआ है और मैं आपकी जो झड़प देख रही थी, अल्लाह आप कितना बिलाल मकसूद को तौबा तौबा, आप उनसे कैसे बातें कर रहे थे, आपसे कितने बड़े हैं वो, तो आपको क्या लग रहा है लोग आपके फैन होंगे या बिलाल मकसूद के फैन होंगे?
देखिए पहली बात तो ये है कि बिलाल भाई जो है, मैं उनके साथ, आपने देखा होगा वो उसमें कुछ टेक भी थी, उनका मैंने पियानो तोड़ दिया था, तो उसके लिए मैं फिर माफी मांगूंगा बिलाल भाई आपसे। लेकिन मेरे ख्याल में हम दोनों के अलग अलग फैन हैं और मेरे फैन जो है वो अभी बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा है, और शायद उनसे भी ज्यादा है, और शायद आपसे भी ज्यादा है, और शायद सबसे ज्यादा है। ये तो मुझे वाकई लग रहा है कि आपके फैंस तो टॉम क्रूज से भी ज्यादा है, क्योंकि आप क्यूट, इतने खूबसूरती। आप मुझे बताइए, आप वैसे तो पूरे लाल है, नाक आपकी ग्रीन क्यों है? अब देखिए, ये अल्लाह मियाँ की चीजों के ऊपर जो है ना सवाल नहीं करना चाहिए। मैं जिस तरह बस है ऐसे ही है, मैं ऐसे ही हूँ। ये अल्लाह में, ये जो आपको बनाई भी अल्लाह मैंने बनाया है या बिलाल साहब ने बनाया? अब देखें, मेरे अम्मी अब्बू की बात छोड़ दे, आप आगे चले, अगला सवाल करें। आप देखें, ये तो सही नहीं है ना, आपने पहले मेरा मजाक उड़ाया कि मैं लाल बेग हूँ। ना मैंने आपका नाम लाल बेग नहीं है, फिर क्या नाम है आपका? देखें, मेरा नाम है लाल बेग, क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम है लाल, लास्ट नेम है बेग, और प्यार से लोग मुझे लालू बुलाते हैं। ओ मेरे प्यारे लाल लालू। नहीं, आप देखें, आप छोड़ दें, आप सिर्फ करीबी दोस्त बुलाते हैं। लेकिन मैं आपकी दोस्त क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि आपके तो शो का नाम ही पक्के दोस्त है, तो मैं आपकी पक्की दोस्त क्यों नहीं बन सकती? देखें, आप अभी हम मिले ना, थोड़ा टाइम लगता है। ओके ओके ओके, अचानक से थोड़ी कोई पक्का दोस्त बन जाता है। अच्छा, तो लाल बेग आपको ये नहीं पता कि आप बच्चों के लिए शो करें, आपको इतना ऊंचा नहीं बोलना चाहिए? क्यों? आहिस्ता ऊंचा बोलने में क्या मना है? नहीं, प्यार से बोलना चाहिए, प्यार से बच्चों के लिए। नहीं पक्के से बोलूं मैं? अच्छा बताएं, क्या बोलूं प्यार से? अच्छा मुझे ये बताएं, आपके पक्के दोस्त में आपके पक्के दोस्त कितने हैं? सबके सब। सबके सब मतलब कौन कौन? मिराज, जग्गा, तुफैल, बंजो, और वो मतीन भी। वो मतीन? हाँ हाँ, वो मतीन भाई। अच्छा, ये मतीन आपने ऐसे क्यों बोला? मतीन के साथ आपकी बनती नहीं है? बनती है, बस वही है कि वो जो है ना हर वक्त कोई ना कोई सबक पढ़ाते रहते हैं आगे मुझे, ये करो, ये नहीं करो, पटीर ऐसे करो, पटीर वैसे करो, ये सही नहीं है, बट चले। अच्छा, आपको कोई कैसे पढ़ा सकता है? मुझे तो लगता है कि आपको सबको पढ़ाना चाहिए। ये आपने अच्छी बात कही है, और मैं इस पे बिल्कुल बात करूंगा बिलाल भाई से कि मुझे भी तेरा शुक्र है, किसी बात से तो लाल बेग जो है वो मुझसे मुत्तफिक हुए हैं। ये मुझे जरा लाल बेग के कैरेक्टर के वाले से बताएं, ये कि बच्चों को डराने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए, या आप बताया आपने कैसे निकम्मे बच्चे भी होते हैं? ये लाल बेग निकम्मा नहीं है, लाल बेग काम क्या बड़ा। हाँ, लाल बेग की इंटेलेक्ट इन सबसे ज़्यादा है, स्ट्रीट स्मार्ट है, और हर बच्चा, हर बड़ा, हर उम्र के इंसान के अंदर एक लाल बेग है। और बाज़ लोग दबा के रखते हैं, नहीं निकालते इसको, बाज़ लोग निकाल देते हैं, और लाल बेग जान है हमारे शो की। भाई अब तो पता चल भी रहा है कि माशाल्लाह से जितनी रौनक लाल बेग ने लगाई है, अब ये भी देखूंगी कि जो बाकी जो इसमें लाल बेग के जो दोस्त हैं, जिसमें मिराल भी है, जिसमें माशाल्लाह से जग्गा भी है और मतीन भी है, वो कहते हैं, और वो मतीन और वो साथ में बज्जो भी हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे उमर आदिल भी मौजूद है, और उमर मेरे ख्याल से आप डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर। उमर को हम वैसे भी बहुत बार देख चुके हैं और ये फिल्म मेकिंग में है। उमर, आप अपने ज़रा बताइए इसमें कैरेक्टर के बारे में कि आप इसमें किस उसकी उस कैरेक्टर की साउंड दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब यहाँ ये शुरू हुआ तो दिस वाज एब्सोल्युटली न्यू, एंड हम देख रहे थे कि हमें किन लोगों को लेना है। सो हमने बहुत सारे ऑडिशंस कर रहे थे, बिलाल वाज डूइंग सम, हम भी कुछ लोगों को लेके आ रहे थे। तो आई वाज जस्ट अ स्टैंड इन, क्योंकि हमें पपेट पहन लेते थे, एक बिलाल पहन लेते थे, जस्ट टू गिव द अदर पर्सन अ कंफर्ट कि वो अपनी लाइंस बोलें। तो समहाउ बिलाल को लगा कि मैं जो हूँ वो कर सकता हूँ, और आखिरी वक्त तक मैं रिलक्टेंट था, बिकॉज डायरेक्शन भी करनी, पूरी टीम को भी चलाना, और फिर उसके पीछे भी आना। तो मतीन इज़ द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, एंड एक्चुअली मतीन की थोड़ी सीक्रेट ये है कि मतीन सिर्फ मैं प्ले नहीं कर रहा, मतीन बिलाल भी प्ले कर रहे हैं, जो उन्होंने, यानी मतीन की वॉइस जो है, वॉइस मेरी है। काफ़ी जगह पे मैंने भी उसकी पपेटियरिंग की हुई है। पपेटियरिंग इन्होंने की है, वॉइस मेरी है। तो हम लोग कभी कभार साथ ही खड़े होते थे, क्योंकि वॉइस मैं कर रहा होता था और पपेटी चला रहे होते थे, बिकॉज तो मतीन में ऑलरेडी 2 कैरेक्टर्स हैं अंदर। सो दैट्स द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो पूरी सिचुएशन में हमने किया है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत डिफरेंट थी।
और वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि इसका स्केल हमें चेंज करना था पूरे। सेट देख रही थी, मैं चाहूँगी अपने नाज़रीन के साथ ज़रा इसकी कुछ वीडियोस भी शेयर करूँ क्योंकि वो जो पूरा मीज़ॉन सीन है दैट इज़ ब्यूटीफुल, वो इतना खूबसूरत और लग रहा है। जो डिटेलिंग जिस तरह से काम किया गया है, जो कलर्स, इतने सूदिंग कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे कलर्स नहीं है जो कि कहते हैं कि जो बच्चों की आंखों को चुभें, वो इतने खूबसूरत कलर्स हैं कि मेरे ख्याल से कोई मतलब ख़वातीन भी बैठ के देखेंगी कि भाई कितने प्यारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं, उमर और बीनिश, इन्होंने इतनी डिटेल में काम किया है, इतनी डिटेल में, और इस शो की जो शक्ल अभी नज़र आ रही है, कोई और डायरेक्टर की टीम होती, ये दोनों मियाँ बीवी साथ मिलके काम करते हैं, तो ये शो ऐसा ना लग रहा होता जैसा अभी लग रहा है। और ये जैसा आपने सेट्स की बात की, कुशन की डिटेल के उस पर कढ़ाई क्या होनी है, बटन्स क्या लगने हैं, कलर्स, दिन का टाइम है दिन का, रात का टाइम है तो रात कैसे, चीज़ों का जो प्रॉप्स है उनका स्केल हमें इनके हिसाब से करना था। फॉर एग्जांपल एज अ माइक इन वन, तो वो माइक एक्चुअली बीनिश ने स्कल्प्ट किया और फिर उसका मोल्ड निकला मेटल में क्योंकि वो माइक इनके साइज का नहीं मिल रहा था। ऑल द प्रॉप्स, अगर वाटरिंग कैन है या किचन है पीछे, तो एवरीथिंग हैड टू बी स्केल्ड डाउन एंड देन बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर दिस। इनकी साइज को तो देखते थे बिकॉज़ ये तो बच्चों वाले साइज भी नहीं, उससे भी कहीं छोटी, बिल्कुल जो आप कुशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो भी कितना छोटा कुशन होगा। खैर जी, बाकी कैरेक्टर से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैंने आपकी मुलाकात तो कराई है लाल बेग से, लेकिन सिर्फ लाल बेग अकेले नहीं हैं पक्के दोस्त में, बल्कि इनके साथ एक बहुत ही प्यारी, सुपर स्टाइलिश, बहुत ही हसीन मिराल भी है। अस्सलाम वालेकुम मिराल। मिराल, हेलो, हाय, कैसे दोस्तों? वाओ मिराल, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हो। मुझे बताओ, ये इतना जबरदस्त हेयर स्टाइल कहाँ से बनवाया आपने? आज मैंने सुबह सुबह उठ के दांत ब्रश किए, बाल बनाए और मैं यहाँ आ गई। ओह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और इतना जो आपने प्यारी माला सी पहनी हुई है, तो ये आप प्रॉपर कपड़ों से मैचिंग भी की हुई है आपने। कितनी माला है आपके पास? 10 से ऊपर गिनती आती नहीं है मुझे, लेकिन आई थिंक 10। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कितना अच्छा बोलती हो मिराल। वो जो आपका दोस्त है, ये जो लाल बेग है, ये आपका दोस्त ही है? जी। आप उसको समझाती नहीं हो? मामा कहती हैं हर दोस्त से अच्छी तरह से बात करनी चाहिए। तो ये लाल बेग की मामा उसको क्यों नहीं समझाती? लाल बेग तो मेरा फेवरेट दोस्त है। अच्छा, आपको लाल बेग की सबसे अच्छी क्या बात लगती है? लाल बेग बहुत फनी है। हाँ, फनी तो लाल बेग है। और आप बताओ, आप कैसी हो? मुझे गाना पसंद है और मुझे लाल चीजें पसंद हैं, और मसलन टमाटर, मसलन लाल बेग। ओके लाल बेग। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें गाना पसंद है, तो मुझे गाना तो गा के सुनाओ। पानी है बचाना, पानी है बचाना, जाया इसको नहीं करना है। कितना प्यारा मैसेज दिया आपने कि पानी है बचाना, जाया इसको नहीं करना है। ये मिराल, आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें कौन बताता है? ये बातें मैं अपने पक्के दोस्त के साथ सीखती हूँ, मेरे सारे पक्के दोस्त। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके दोस्तों में कौन कौन आता है? मेरे दोस्तों में मेरा बेस्ट फ्रेंड लाल बेग, मतीन, बच्चो, जग्गा, तुफैल। तुफैल का नाम ऐसे क्यों लिया? तुफैल से आपकी लड़ाई है क्या? तुफैल मुझसे चीटिंग करने को कहता है। अल्लाह, फिर आप उसकी बातों में आके चीटिंग तो नहीं करती? नहीं, क्योंकि चीटिंग गलत है। शुक्र है, ये तो कितनी अच्छी बात है। और ये बात आपको किसने बताई? ये बात मैंने स्कूल में सीखी थी। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। मुझे बताओ, मिराल को और खाने में क्या अच्छा लगता है? अगर मिठाई बॉक्स में जलेबियाँ बच जाएं तो मैं वो खा लेती हूँ। वैसे जगह छोटे नहीं है जलेबी। आय हाय, तो जग्गा, मुझे लगता है क्योंकि जग्गा को भी लाल चीजें बड़ी अच्छी लगती है, तो वो लाल जलेबी खा जाता है। जी, ऐसी बात है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपको, अब आप लोगों ने आपको देख लिया है मिराल, और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि अभी जो आप आहिस्ता आहिस्ता फेमस होना शुरू हुई हो? वैसे तो मुझे
बड़ी शर्म आती है, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपके व्यूज। अच्छा, आपके साथ तो आपके इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंट दोस्त बैठा, लाल बेग बैठा हुआ है, तो आप क्यों इतनी शाय हैं? वो सारी कॉन्फिडेंस लाल बेग ने ले ली ना मेरे से। ओह, वैसे आप लाल बेग का हेयर स्टाइल देखा है? ये आपको क्या लगता है कि ये कैसा हेयर स्टाइल है? स्पाइक्स बने हुए, क्या बने हुए लाल बेग के? आपसे बात नहीं कर रहा। क्यों? लाल बेग, आपने मुझे निकम्मा क्यों बोला पहले बिलाल भाई के साथ? अच्छा, मैंने निकम्मा नहीं बोला, मुझे क्या पता था कि आप निकम्मे नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि बच्चे जो निकम्मे नहीं होते वो ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और गुस्सा करते हैं, इसलिए। सॉरी, मैंने बुरा कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था, बैड वर्ड निकम्मा। चले, मैंने आपको माफ किया, क्या याद करेंगी आप? अच्छा, बहुत लाल बेग, आपकी मामा आपको ये नहीं सिखाती कि बड़ों से ऐसी बात नहीं करते? देखिए, आप फिर मेरी मामा को बार बार बुला रही हैं बीच में। मैं आपकी मामा को नहीं बुला रही, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मैं अब वो बोलती है, वो मैं सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यही है ना, मैं ऐसा ही हूँ बस, अब क्या करें। अच्छा ठीक है, मुझे चलो एक अच्छी बात बताओ मिराल के बारे में और एक बुरी बात भी बताओ मिराल के बारे में। मिराल की अच्छी बात, मिराल जो है ना, वो जब मुझे कोई बात बताती है तो वो बड़े अच्छे तरीके से सिखाती है मुझे। जबरदस्त। हाँ, मुझे जो है ना, मतलब वो मतीन की तरह ना ऐसे ही लगता है कि मैं किसी स्कूल टीचर से पढ़ रहा हूँ। अरे एक दोस्त की तरह। ये मतीन ने आपको तंग किया हुआ है, तुफैल ने मिराल को तंग किया हुआ है, ये इन दोनों के मसले क्या है? देखिए, दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ मिराल, आप मुझे लाल बेग के बारे में एक अच्छी बात बताओ और एक बुरी बात बताओ। लाल बेग हमेशा चीजें सीखने की कोशिश करता है। उसको कुछ नहीं पता होता तो वो आके पूछता है कि मिराल मुझे समझा दो। क्या बात है लाल बेग, मुझे तो बुराई नहीं करते और दोस्तों की बुराई नहीं करते, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। और मेरे में तो कोई खामी है ही नहीं। मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि इसकी कोई बुराई करो, उसकी बुराई करो, या आप लड़ाई करवाने में तुली हुई है क्या? मैं लड़ाई नहीं करवा रही, मैं तो पूछ रही हूँ। मैं तो पूछ रही थी मिराल से कि भाई लाल बेग के बारे में कोई बुरी बात भी बता दे, लेकिन लाल बेग तो ऑलरेडी गुस्से में लाल हो गया हुआ है और आग बगोला होने वाला है। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं बुलाने जा रही हूँ जग्गे को। बच्चों, बड़ी भूख लगी है। अच्छा, पड़ोस से मिठाई आई थी, अब्दुल वहाब ने बताया नहीं? मिठाई? जलेबी जलेबी। अरे पता नहीं, एक ही डब्बा था, बंद था। अब्दुल वहाब मिठाई कहाँ है? कंट्रोल अब्दुल वहाब, कंट्रोल। जलेबी जलेबी। लड्डू, चमचम, रसगुल्ला, जलेबी जलेबी, बर्फी, रबड़ी, सोहन हलवा। जलेबी जलेबी किधर है? जलेबी। जग्गा, जलेबी नहीं है। जलेबी। अच्छा, परेशान मत हो। ऐसा करते हैं कि हम सबको कह देते हैं कि हमारे घर मिठाई भेजनी हो तो सिर्फ जलेबी। अच्छा, ये कितना प्यारा कैरेक्टर है बज्जो का। और उसके बाद मैं भी आपकी मुलाकात कराऊंगी इस जग्गे से भी, लेकिन उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी बिलाल से कि कितने कैरेक्टर्स हैं ये, और हर कैरेक्टर बनाते हुए इंस्पिरेशन इनकी कौन थी? तो ये जो बज्जो हैं, ये असल में बज्जो ही हैं। बजिया मेरी फूफी, उनको हम घर में बज्जो कहते थे। तो ये कैरेक्टर बजिया पे मॉडल है, और उसकी वजह ये है कि जो मेरी नीस है अलीज़े, वो बचपन से बजिया की नकलें करती थी, और एक हमारे ख़ानदान की स्टैंड अप कॉमेडियन थी वो, और सिर्फ बजिया की नकल करती थी, बजिया की आवाज़ में, बजिया की जो भी मैनरिज्म है उसमें। तो हमने कहा कि भाई अलीज़े तुम आओ, और ये कैरेक्टर हम पूरा बजिया पे मॉडल करते हैं। यानी बजिया की आदत कैसे समझाती हैं लोगों को, पपेट्स की वो एक बड़ी हैं, एल्डर हैं इस पूरे पक्के दोस्तों की, और तो इस तरह बजिया का मॉडल हुआ। लेकिन बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं, ये पपेटियर्स ढूंढने से पहले मॉडल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि जो आपके साथ बैठे हैं लाल बेग, अगर इनकी पपेटियरिंग कोई और कर रहा होता
तो लाल बेग ये हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि सिर्फ शक्ल से पपेट नहीं बनता। बिल्कुल, पपेट बनता है पपेटेर के, जब वो पपेटेर पहनता है उसे जी। तो हमने गाने बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्क्रिप्टिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती थी जब तक पपेटेर पपेट पहने और उसका कैरेक्टर बनना शुरू हो। और वो सब जब हमने वर्कशॉप्स की और इन लोगों ने आके बातें करना शुरू की, एक दूसरे से बात की, बकवास कर रहे हैं और साथ साथ हमें आइडियाज़ आ रहे हैं कि ये कैरेक्टर्स बनना शुरू हुए। अच्छा, मुझे ये बताएं आप, हमारे पाकिस्तान में और अगर वर्ल्ड में भी देखें, जो पपेट्री है ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप उसको मुसलसल लेके जा सकें। जैसे हम सेसमी स्ट्रीट के हवाले से बात करें तो उसको भी एक बूम आया था, और उसके बाद वो अब कहीं कहीं वो यूएस में भी कहीं कहीं वो शोज़ वगैरह कर देते हैं, वैसे नहीं है। पाकिस्तान में सबसे पहले अंकल सरगम एक आए थे, हर बच्चे को उनसे मोहब्बत, इश्क, बच्चे क्या बड़े भी, ये जॉनरा ही ऐसा है। सो आपको लगा इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कि कहीं हम रिस्क तो नहीं ले रहे कि हम जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा उसकी लाइफ समहाउ नहीं रहती? देखें, ये एक तरह का रिवाइवल है। आई वुड से कि जो इस शो में मैसेज है थ्रू द सॉन्ग्स, थ्रू द स्टोरीज़, उसके साथ साथ ये आर्ट का भी रिवाइवल है। और फॉर टुडेज़ डे एंड एज अगर हम आज की बात करें, अंकल सरगम अगेन लेजेंडरी, जितने साल वो चला और अभी भी कहीं आपको ट्रेसेस नज़र आ रहे होते हैं। फिर और भी थिएटर शोज़ थे जो हुए, रफ़ी पी थिएटर था जो लाइव शोज़ भी करते हैं और भी। लेकिन इस वक्त ये एक तरह का रिवाइवल है क्योंकि अभी फिर वो कोई चीज़ आगे बढ़ी नहीं ज़्यादा, कहीं आइसोलेशन में काम हो रहे हैं। बट हमने और बिलाल ने जिस तरह इसको सोचा कि पपेट्स को यूज़ करते हुए और इनके साथ एक ऐसा शो बिल्ड करें जो एक्सेसिबल हो बच्चों के लिए, ताकि वो यूट्यूब पे हो, फिर उर्दू में हो, क्योंकि वो भी एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे। तो और वैसे क्या लगता है कि जैसे हमने अपने बच्चों को भी देखा जाए तो पहले तो हमारे पास एक डोरेमोन था, हमें समझ आई कि नहीं भाई ये तो ये बच्चा नहीं दिखाना, हमने बच्चों को कोकोमेलन दिखाना शुरू कर दिया, जो कि अगर देखा जाए चले वो भी बच्चों को अच्छा एक तरीके से बहुत सी चीज़ें सिखा रहा होता है। लेकिन हमने खुद, आपको क्यों नहीं लगता कि कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि चैनल्स को लगता है कि बच्चों के मवाद पे वो रेटिंग नहीं आएगी। आई थिंक ओवरऑल ये है कि यहाँ पर ख़ासतौर पर पाकिस्तान में किड्स कंटेंट पे काम ज़्यादा नहीं होता। कुछ चैनल्स आए लेकिन दे कुडंट सस्टेन, और क्योंकि फॉरेन कंटेंट इतना ईजिली एक्सेसिबल है कि हम उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो हमारी जो अभी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो फिर उन्होंने इस ज़बान को ना समझा है ना सीखा है। एंड नेशन वाइड आप चले जाएं, यू आर ट्रैवलिंग एंड इन चित्राल दे वर ग्लूड टू द यूट्यूब कंटेंट, फॉरेन कंटेंट, एंड एग्जैक्टली वही जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन लोकल कंटेंट नहीं है। तो व्हेन बिलाल इनिशिएटेड, दिस इज द सेकंड और थर्ड प्रोजेक्ट दैट वी आर डूइंग एंड ही इज डन फ्यू बिफोर दैट। तो वो इतना बड़ा गैप है कि आप छोटी सी भी कोई चीज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है यहाँ के लिए। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी शुड फुलफिल। अच्छा, और आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? क्योंकि माएँ भी आजकल की बिजी होती हैं और वो फिर बच्चों को कहीं ना कहीं कार्टून्स वगैरह में लगा देते हैं, इंक्लूडिंग मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो कितना वैसे होना चाहिए? खैर ये हमारी स्पेस नहीं है कुछ कहने के लिए कि कितना होना चाहिए। ये तो कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर ही बता सकेगा कि आप लोग कहते हैं कि बच्चों का एक आवर कितना होना चाहिए, 1 घंटा होना चाहिए। अपने बच्चों को नहीं रोक सके, मैं दूसरे बच्चों के क्या बारे में बात करूं। कोविड की वजह से स्क्रीन टाइम डेफिनेटली बढ़ गया क्योंकि वो यूज्ड टू हो गए, क्लासेस कोविड पे सारी हो रही थी। और व्हेन दे सी अस थ्रू आउट ऑन द स्क्रीन, बिकॉज हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, काम स्क्रीन पे हो रहा है, फिर हमारा कुछ काम भी ऐसा ही है, तो स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर दें विद मील्स, और जो भी बच्चा, हर बच्चा अलग होता है। बट आई थिंक अगर स्क्रीन टाइम है तो फिर ऐसी चीज़ दिखाई जाए जिससे कुछ फ़ायदा भी हो, कुछ एजुकेशनल एस्पेक्ट। उसकी आइडिया यही था कि अगर देख रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उनको कुछ मिल रहा हो, कोई सही। अच्छा, आप दोनों तो मतीन का कैरेक्टर जो है ना वो बारी बारी प्ले करें। मुझे बताएं आप दोनों की फेवरेट कैरेक्टर कौन, जो इतने कैरेक्टर्स हैं उसमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैं आपका बता लाल बेग 2 मिनट चुप रहिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन मैं हूँ ना, बस आपने मेरा नाम लेना है। मैं अपनी मर्जी से कुछ बोल सकता हूँ? कोशिश कर ले, देख ले। चैलेंज कर दिया। लाल बेग जी, मुझे मीराल पसंद है। मीराल तो मेरी दोस्त है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता।
अच्छा पॉइंट मारा है, आप जीत गए आप। और मुझे जग्गा पसंद है। जग्गा भी पसंद है। और जग्गा के बारे में लाल भाई का क्या कहना है? जग्गा तो महान शख्सियत है, अजमत का केटू है वो। अजमत का अच्छा भाई, मुझे लगता है मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर जो है ना वो लाल बेग होगा। ये मैं डर के नहीं कह रही लाल बेग से कि मेरे साथ बैठे, लेकिन लाल बेग बड़ा क्यूट है। लेकिन मैं अब चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन साहब आपको दिखाएं कि वो प्यारा कैरेक्टर जो कि इसमें हमारी जो बज्जो है, और देखिए इन्होंने बता दिया कि वो बज्जो की वजह से कैरेक्टर डाला है तो उससे वैसे ही मोहब्बत हो गई है। और उसके बाद फिर बज्जो के साथ आपने किसको देखा था? जग्गा को। और जग्गा जो है वो इस वक्त बैठा हुआ है मिराल के साथ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जग्गा। वालेकुम सलाम। हेलो। हाय, कैसे? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे भूख बहुत लग रही है बिकॉज सुबह सुबह उठा और लाल बेग ने मेरी सारी जलेबियाँ खा ली और कुछ भी नहीं खा सका मैं। जग्गा मुझे बताओ आपको ये जलेबियाँ इतनी क्यों पसंद है? जलेबी के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। गोल गोल, मीठी मीठी, लाल लाल, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, जलेबियां लाल लाल मजे की होती है। मैं तो बिलाल भाई की फेवरेट हूँ। हाँ। बिलाल भाई हम सबके फेवरेट है। लेकिन जग्गा उन्होंने आपको भी फेवरेट कहा था। मैं खुश हूँ मैं। थैंक यू बिलाल भाई। अच्छा, मुझे इससे पहले कि मैं मिलवाऊं उनके पीछे जो जबरदस्त आवाजों के जो मालिक लोग हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुझे बताएं आप पक्के दोस्त में जग्गा बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? मैं बच्चों को सिखाता हूँ मिराल के साथ जो मिराल ने मुझे सिखाया है कि हमने पानी बचाना है। जबरदस्त। दुनिया में 70% पानी जो है उनमें से सिर्फ 1% जो है वो पिया जा सकता है, मीठा पानी है। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो चुल्लू भर पानी में नहाता था, सूह पर नहाता था ऐसे ऐसे करके। तो मिराल ने मुझे ये सिखाया है। calm down। ओके सॉरी। और मैंने बच्चों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हरूफ तहज्जी किस तरह कहते हैं। वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। सब एक दूसरे से चीखते रहते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा मैं चाहती हूँ जनाब की जरा जूम आउट कीजिए और ये जो आपके पसंदीदा मजेदार कैरेक्टर्स है, क्योंकि आई एम श्योर ये सिर्फ बच्चों को अच्छे नहीं लगेंगे, ये बड़ों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जो लाल बेग के पीछे जो गुस्से वाली आवाज थी वो थी एहसन खान की। अस्सलाम वालेकुम एहसन। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे आप? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी बहुत ही प्यारी मिराल है, तो मिराल के साथ जो आवाज है वो है शेजान। मैं नाम भूल, शेजीन माफ कीजिएगा, शेजान लिखा। शेजीन हमारे साथ बहुत जबरदस्त। शेजीन आई लव यू है। और शेजीन के जितने प्यारे बाल है ना उतने ही प्यारे बाल ना, कलर तो वैसे मैच करने की फैमिली जैसे हो रही है, मिराल के भी है। कैसी हैं आप शेजीन? ठीक ठाक है? और साथ में हमारे हैं जग्गा, और जग्गा की जो आवाज़ हम देखते हैं वो है जनाब हमारे साथ उस्मान शेख की। अच्छा, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड, थैंक यू। पहले आप लोग मुझे बताएं, आप लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से कैरेक्टर के अंदर ढल जाते हैं, तो आप लोगों ने ये क्या स्पेसिफिकली ये पढ़ा है, इसकी ट्रेनिंग ली है? बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी। आई थिंक मैं तो बचपन से घर के अंदर आई वाज द क्लाउन ऑफ द हाउस। तो जब बचपन में कार्टून्स वगैरह देखते थे, जो पुराने कार्टून्स होते थे, तो उसी वक्त से आई वाज ऑलवेज मेकिंग वॉइसेस एंड सच। और वो जब बच्चों के अंदर ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ लोग पढ़े आपके पसंद करते हैं तो वो आप और ज़्यादा करते हैं। तो टू अ पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड टू अनॉय माय फैमिली। तो उसके बाद जो है दोस्तों वगैरह में और इस तरह से, तो इट वाज जस्ट अ नेचुरल थिंग दैट आई यूज्ड टू जोक अराउंड। तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे इस बात को मिस भी करते होंगे कि इतने ऐसे इवेंट्स हैं नहीं, अगर पपेट शोज पाकिस्तान में है नहीं, तो आपको कहीं ना कहीं मिस तो करते होंगे कि यार आई हैव दिस टैलेंट और हो नहीं पा रहा। आई मीन I was never seeking it out as a thing up till recently कि यार when I heard कि बिलाल भाई was doing this and I was brought on board, but ये है कि definitely entertainment को मिस करता हूँ कि मतलब कोई इस तरह का entertaining programs ऐसी चीज़ें हैं नहीं टीवी पे जिनके अंदर एटलीस्ट हम लोग भी देख के कुछ एंजॉय करें। क्योंकि जो आपने भी मिसाल दी थी अभी अंकल सरगम वगैरह के शो जो पहले आते थे वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते थे, वो बड़े भी देखते थे। और उसमें ऐसे तबसरे होते थे जिसपे हम भी हंसते थे और हमारे पेरेंट्स भी हंसते थे डिफरेंट रीजंस के साथ। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी आर फाइनली मेकिंग समथिंग दैट वी फील it would apply। कि अब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। शेज़िन, आप मुझे बताओ, आप
आपके लिए इज़ इट चैलेंजिंग जब आप एक बिल्कुल डिफरेंट आवाज़ निकालती हैं? सर्टनली फिजिकली चैलेंजिंग, और जितनी मैंने उर्दू इस शो में सीखी है उतनी मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखी। अच्छा, वैसे कितनी अच्छी बात है ये कि आप जैसे वो कह रहे हैं कि हरूफ तहज्जी बच्चों को सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ये कल्चर ये है कि आपके बच्चे को अंग्रेज़ी आनी चाहिए, बच्चे को उर्दू नहीं आनी चाहिए, और हम बड़े प्राउडली इस बात को फ्लॉन्ट करते हैं। मेरे इर्द गिर्द के बच्चे अब इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो जब मैं इस कैरेक्टर के लिए रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो कुछ हमने थोड़े से एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेके इसको पूरा कैरेक्टराइज किया है, हो गया काम। पपेटिंग हमने जॉब पे सीखी है। अच्छी बात ये कि हमें केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि बहुत मज़ा आया शूट करते हुए, ऐसे ही लाल बेग चीज़ें बोलते रहते थे पूरे शूट पे, तो बहुत मज़ा आया। प्लस बिलाल भाई इज सो हैंड्स ऑन, लाइक इफ समथिंग वाज रॉन्ग विद द पपेट ही जस्ट बी देयर, ही बी लाइक मैं दूसरा पपेट खड़ा हाथ पकड़ के खड़ा हो रहा हूँ एंड विल डू इट टुगेदर, एंड आई रियली एंजॉय वर्किंग लाइक दैट। इफ इट्स ट्रूली कोलैबोरेटिव इस तरह से तो काम बहुत आसान हो जाता है। ये अच्छी बात है। मुझे वही वाली ना जो उर्दू वाला फैक्टर है, इट्स वेरी मच देयर कि बच्चों को सिखानी है। तो जो हरूफ तहज्जी जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो है जनाब उस्मान अपने इस बहुत ही प्यारे कैरेक्टर जग्गा। इसका नाम जग्गा क्यों है उस्मान, ये बताएं। इसका नाम जग्गा इसलिए है क्योंकि जो बिलाल भाई ने कहा था कि आप आके ऑडिशन करो, तो मैंने ये मापेट पहना, देखो मेरी आदत बन गई है कि मापेट मेरे साथ बोलते हैं। तो मैंने इसे पहना और हमने पहला ऑडिशन किया, तो यही वो आवाज़ है जो कि निकली मेरे लिए। इसे देख के मुझे लगा ये इसकी आवाज़ है, और इसे देख के लगा कि मेरा इसका यही नाम होना चाहिए। ये जिस्म और मैं इसकी रूह हूँ। हाँ नहीं, यानी बिल्कुल यू हैव टू बिकम पार्ट ऑफ योर पपेट ना, इट्स सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ यू, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है। एक थोड़े से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले ये हजरत हैं और इन्हें जलेबी बहुत पसंद है, और क्लियरली डायबिटिक तो लगते हैं शक्ल से, देखें इन्हें। शक्ल से तो बड़े क्यूट लगते हैं। हाँ नहीं, लाइक ही इज हाई ऑन शुगर ना, ही इज फुली ऑन शुगर। अपनी उर्दू आपकी कितनी अच्छी थी उस्मान, ये मुझे बताएं। मेरी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह तो मेरा ख्याल से तो बिल्कुल ठीक ही थी, लेकिन मैं ये ज़रूर नोटिस करता था कि जो मेरे इर्द गिर्द के लोग थे, इवन वो लोग जो कि मेरे साथ बड़े हुए हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने स्कूलिंग की है, वो उर्दू पे ख़ास फोकस नहीं करते थे और तलफ़्फ़ुज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, और हम उन्हें प्रोनाउंसिएशन की कोई ख़ास परवाह नहीं होती थी। तो it's very strange to see someone from Pakistan do that, especially जिनकी कौमी ज़बानी at least जिनकी है उर्दू। तो I think आजकल स्पेशली बच्चों का सारा कंटेंट जो है वो या तो वेस्टर्नाइज्ड है या डब हो के हम सारे मुल्क से आ रहे हैं, बच्चे बेचारे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ ठीक है ना, तो इसलिए बहुत कंफ्यूजिंग है वो सिचुएशन। इवन कि रिलीजियस अगर आपने बच्चों को कंटेंट भी दिखाना होता है ना, तो वो भी ऐसा डब्ड ही आ रहा होता है, तो फिर बच्चे और दूसरी ज़बान में होता है, तो फिर बच्चों को इतनी अपनी ज़बान से वो मोहब्बत और एफिलिएशन बच्चों की नहीं हो सकती। वैसे कितना मुश्किल है ये कि आप जो जैसे साथ में पपेट भी चला रहे हैं, फिर उसका सोच भी रहे हैं, फिर वैसे रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, कितना इसके लिए हाजिर जवाब होना ज़रूरी है? काफी हद तक। मैं आपको बताता हूँ, ये इन लोगों को नहीं समझ आएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी चला रही होती हैं तो आप गियर चेंज कर रही हैं, ब्रेक दबा रही हैं, क्लच दबा रही हैं, आपको नहीं पता, ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, हम दोनों देख रहे हैं, ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि ये मलाई की तरह, बिल्कुल जैसे कि टोस्ट पे मक्खन लगा के खा रहे हैं। ये लोग इतने टैलेंटेड हैं। गाड़ी पे सॉरी अच्छा, उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि ओल्ड स्कूल तरीके से हमारे सेशंस इतने हुए थे, हम सब बैठ के, क्योंकि ये जो केमिस्ट्री ऑब्वियसली दे रिलेटेड, दे फ्रेंड्स, बट ये जो केमिस्ट्री डेवलप होती है टाइम के साथ होती है। दे कांट बी सो कंफर्टेबल विद द पपेट एंड विद ईच अदर अनलेस के इन्होंने टाइम स्पेंड किया। और बिलाल वाज वेरी रिजिड, 6 दिन लगातार हफ्ते में क्लॉक वर्क की तरह 7 बजे आना है, 9 बजे जाना है, प्रैक्टिस करनी है, और उस तरह से प्रैक्टिस करनी जिस तरह से स्टूडियो में शूट होगी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच आपका, उमर आपका, बिलाल आपका, और मिराल, जग्गा और लाल बेग आपका बहुत शुक्रिया। पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा गाना बच्चों के लिए हो जाए, मिल के गाएं आप तीनों। अच्छा, कौन सा वाला भाई? पक्के दोस्त। हाँ, पक्के दोस्त। हाँ। एक बार ये बता दो लोगों को कि पक्के दोस्त मिलेगा कहाँ उन्हें? अरे हाँ भैया, अगर आपने इधर है, मेरे पास है।
हाँ, मेरे पास और गरीब आए, आ गए, करीब आ गए। अच्छा भाई देखिए, पक्के दोस्त जो है ना वो आपको YouTube पे मिलेगा, Instagram पे मिलेगा, Facebook पे मिलेगा। तो आप सारे के सारे पेजेस जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ कर दे, बस आपने देखना है वहाँ पे, ठीक है? YouTube पे रिलीज हुआ है वैसे तो। हाँ अब गाना तो हो जलाल भाई। हाँ गाना चले भाई। हाँ ला 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 दोस्त हैं हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। जैसे चंदा तारे अपना है ये साथ, ये नाता अपना जैसे पक्का वादा है। जो मेरा है वो तेरा आधा आधा है। दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, पक्की है ये बात। जैसे चंदा तारे अपना है ये साथ। दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, दोस्त 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 हम पक्के दोस्त, दोस्त 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 हम पक्के दोस्त। जबरदस्त जबरदस्त। और इस दुआ के साथ कि आप लोगों की पक्के दोस्तों के साथ बड़ी पक्की दोस्ती हो जाए, मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एक छोटी सी ब्रेक लूँगी और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ इतनी यंग बच्ची से जिसने टेक्नोलॉजी से पक्की दोस्ती करी है। सो कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक निहायत ही होनहार बच्ची से जिसकी उम्र तो काफ़ी कम है लेकिन काम उनके बड़े बड़े हैं जनाब। समर वेकेशंस में जहाँ पर बच्चों को शौक़ होता है कि हम नानी के घर जाएंगे, हम वेकेशंस पे जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ खेलना और कूदना है, उन्होंने इस टाइम में जनाब ज्वाइन कर लिया टेक्नो किड कोर्स। और फिर क्या जनाब, वो तो बन गई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बड़े बड़े उन्होंने कोर्स कर लिए जो कि मतलब 20-30 साल के जो लोग करते हुए घबराते हैं, उन्होंने 10 साल की उम्र में तमाम जो कोर्स है मुकम्मल कर लिए। और अभी वो आपको बताऊं सैलानी जो है वहाँ पर असिस्टेंट टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। आमना शहजाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये छोटी सी होनहार तालिब इल्म, इनसे मैं बात करूँगी। साथ में इनके भाई अली भी हैं, इनकी बड़ी बहन फातिमा भी हमारे साथ हैं और उनकी वालदा साइमा भी हमारे शो में आई हैं। मैं आप तमाम लोगों को शामदीद कहूँगी। आमना, बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या क्या किया मुझे, ताकि मैं गिनना शुरू करूँ। सबसे पहले मैंने टेक्नो किड्स में हमने बेसिक सीखा था MS ऑफिस पूरा, उसमें MS पेंट, हाँ MS पेंट, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। उसके बाद हमने सीखा गूगल फॉर्म, फिर उर्दू टाइपिंग, फिर उसके बाद कैनवा, फिर एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप। फिर उसके साथ साथ मैं अपने भाई के साथ वेक्टर भी सीखती थी, वेक्टर डिज़ाइन। तो मैंने टेक्नो किड्स में मैंने ये सीखा। फिर मैं जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आई तो मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, गिटहब, नेटलिफाई, गेट, होस्टिंग, फायरबेस का डेटाबेस, फायरबेस स्टोरेज और एंगुलर मैं सीख रही हूँ। एंगुलर मैंने सीखा है और अभी हम रिएक्ट सीख रहे हैं। शुक्र है, मैं परेशान हो गई थी कि ख़त्म होने वाली, मेरे पास तो तमाम चीज़ें मैं कहाँ से और इसमें ऐड करूँगी। तो मुझे ये बताओ, मतलब 10 साल की उम्र में तो बच्चियों को खेलने का ज़्यादा शौक है। आजकल के तो छोटी छोटी बच्चों को भी मैं टिकटॉक पे देख रही हूँ, वो वीडियोस बना रही हैं। तो आपका कैसे इसमें इंटरेस्ट आया कि मैंने टेक्नोलॉजी में और IT की फील्ड में मैंने कुछ करना है? मेरे कोविड लॉकडाउन, तो मेरी सिस्टर ने मुझे टेक्नो किड्स में। कोविड लॉकडाउन में आप कितने साल की होंगी? आप 7 साल की होंगी? 9 साल। अच्छा 9 साल। अच्छा 8 साल की। हाँ 8 साल की। तो उस वक्त मेरी सिस्टर ने मेरा टेक्नो किड्स में एडमिशन करवा दिया। बस मैं एनरोल नहीं होना चाह रही थी क्योंकि मैं बस चाहती थी कि मैं खेलूं, मस्ती करूं। हाँ मस्ती करूं, क्योंकि एक समर वेकेशन में हम खेलते थे। लेकिन मेरी सिस्टर कहती थी नहीं, हम भी पढ़े तुम भी पढ़ो। मतलब हम जो अगर गुजर रहे हैं इस चीज से तो तुम भी फील करो इस चीज को। तो उस वक्त तो बड़ा दुख होगा कि क्या कर दिया है। मैं बहुत रोई भी थी, लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने मुझे एडमिशन करवाया वहाँ पे। तो मैं क्लासेस हमेशा जब हमारा पहला एग्जाम होता ना, उसमें मैं हमेशा क्लासेस अपने सो कर लेती थी। फिर एंड में रात में मैं क्लास को रिपीट कर फिर असाइनमेंट देती थी। तो मैं जब मुझे मेरी मम्मा कुर्सी पे बिठा के हेडफोन लगा दिया, अम्मी सो रही है, मैं भी सो रही हूँ कुर्सी पे बैठ के। फिर अम्मी बोलती तुमने सीखो। मैंने बोला हाँ सीख लिया। लेकिन जब हमारा फर्स्ट एग्जाम हुआ
उसमें मैं टॉप 10 में नहीं आई थी। हाँ। पास तो हो गई थी लेकिन टॉप 10 में नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैं फाइनल एग्जाम हुआ, उसमें मैंने मेहनत की, तो 5 घंटे का वो हमारा एग्जाम था। उसमें 5 घंटे का एग्जाम, और उसी रात में भांजे की दावत भी थी। उसी रात में दावत भी थी, तो पढ़ा कब था? मैंने बस दोपहर में पढ़ा, वहीं से फिर डायरेक्ट वहाँ गए। दावत पे चली गई? नहीं, दावत रात में थी। अच्छा, दावत रात में थी। हाँ, तो 10 बजे हम लोग फारिग हुए, 6 बजे गए, 10 बजे फारिग हुए हम लोग। तो उसमें हमारा एग्जाम था, उसमें MS वर्ड में एक एडमिशन फॉर्म बनाना था, एक MS एक्सेल में एक शीट बनानी थी, पावर पॉइंट में एक एनिमेशन बनाना था, और एडोब इलस्ट्रेटर पे एक जेरी वेक्टर बनाना था उसका। मुझे बताओ आमना, मतलब खुद अकेली तुम ही ऐसी है, घर में सारे ही ऐसे हैं? बस सारी ऐसे। मैं आपको जरा तारुफ कराती चलूं जो इनकी बहन है, क्योंकि उन्होंने एडमिशन कराया था। तो फातिमा, क्यों आपने इनका एडमिशन कराया था? आपको बहन घर में खेलती कूदती अच्छी नहीं लग रही थी? बताएं। बेसिकली हमें तो मेरी मदर ने हम दोनों बहन भाइयों को डाल देते, तो हम पढ़ रहे होते थे। तो स्कूल की छुट्टियां क्या चल पढ़ रही रहे होते थे आप हम लोग? बेसिकली वेब एंड ऐप में आ गए थे, तो अच्छा। हम वेब डेवलपर बन रहे थे। तो कितनी उम्र से? 16 16 साल की? 15 साल की उम्र। 15 साल की, एक समझे। हाँ, तो जो है हम लोग ये कर रहे थे, तो फिर इनकी ना स्कूल की छुट्टियां हुई हुई थी, तो ये घर में ऐसी रहती थी, रात देर तक खेलना और सुबह तक देर तक उठना। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि खेल क्यों रही है ये? हाँ, खेले नहीं, मतलब कुछ करे पढ़े। हाँ। क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो ऐसे ही ना टेक्नो किड्स का सैलानी का चला पेज पे, तो मैंने बोला अच्छा। मैंने फिर अम्मी से डिस्कस किया, अम्मी ने बोला हाँ डालो। तो ये उस पर रोने लगी, नहीं मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ये देखते रहते थे हम लोग हर वक्त पढ़ते रहते हैं और ये मज़े कर रही होती थी। तो उसके बाद फिर मैंने इसका टेक्नो किड्स में डाल दिया, छुपके से मैंने डाला, इसको पता ना चले। फिर उसके बाद इसकी क्लासेस होती थी, तो सुबह के वक्त मैं उठ के अपना काम करती थी, तो ये सो रही होती थी, फिर मैं इसको उठाती थी, उठो, फिर ये मेरे बराबर में बैठती थी, सोते सोते ही क्लासेस। अच्छा, ये घर बैठ के आराम से ये क्लासेस इसने लिए, ऐसा भी नहीं कि ये घर से बाहर निकली हो, क्योंकि लोगों को होता है ना कि भाई घर से बाहर निकल के ड्रॉप करना, छोड़ना, और अब तो वैसे भी पेट्रोल इतना महंगा है, तो घर बैठ के आराम से इसने बहुत अच्छी बात है क्लासेस दी हैं। तो मुझे बताओ कि फिर जब अब कैसा लगता है कि अब जब हर बंदा बात कर रहा होता है कि जी आप तो असिस्टेंट टीचर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, सारे पेजेस पे आपकी बात हो रही है आमना? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम लोग बस पर भी जाते हैं देखिए, तो मुझे रोक कर बोलते हैं अरे आप हम ना, फिर हम गवर्नर हाउस में भी तो सब बोल अरे आप है ना छोटी यंगेस्ट लेवल पर। तो मुझे खुशी होती है कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है कि मैं अपने मुझे इस तरह के पेरेंट्स मिले के और सिस्टर मिली कि मुझे इतना गाइड मुझे मिला। अच्छा, मुझे बताओ कि आप जितने बाकी छोटे बच्चे और उनकी वैसे दिलचस्पी नहीं है पढ़ाई में, उनको आप क्या कहना चाहोगी? आप उनको ऐसा क्या कहोगी कि वो भी कहें कि भाई देखो आमना अगर यहाँ पे बैठी है, हमें भी होना चाहिए? बस इंशाल्लाह जल्द मैं अपना YouTube चैनल भी खोलूँगी, उस पर भी मैं क्लासेस दूंगी। ओए मैं मर गई, हाय अल्लाह मियां, ये आजकल के बच्चे YouTube पे चैनल बना के क्लासेस भी दे रहे हैं, और मैं तो अभी तक अपना YouTube चैनल भी नहीं बनाया, और मतलब क्लासेस में क्या दूंगी? मुझे ये बताएं, आपने अपने बच्चों को क्या खिलाया? बच्चे आपके इतने इंटेलिजेंट है, ये माशाल्लाह से, अब ये क्योंकि आप भी आगे पढ़ाने जा रही हैं, आप क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग में आप हैं, और अली आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं माशाल्लाह से सारे बच्चे। तो मुझे क्या आपने अपने बच्चों को इससे क्या सिखाया, क्या खिलाया है? देखिए बेसिक मेरी एक सोच थी, जब मैं छोटी थी ना, मेरी एक सोच होती थी, मैं कहानियाँ बनाती थी खुद ही लेटे लेटे या करते हुए चलते हुए। तो मैं सोचती रहती थी कुछ करना है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें इंसान बनाकर भेजा है ना, तो दुनिया में आने के बाद ना बस अपने आप को ना महदूद नहीं करें, आप कुछ अच्छा करके इस दुनिया से जाएं। तो ये सोच हर वक्त मेरे दिमाग में चलती थी, वो स्पेस नहीं मिल रहा था मुझे। फिर जब मेरी शादी हुई तब भी बहुत, आजकल के आपको पता है पाकिस्तान में क्या हाल है औरतों के साथ। लिखी आप? मैंने आपसे भी जिक्र किया ना कि मैंने इंटर किया है, क्योंकि हमारा घराना मजहबी था, वालिदैन नहीं चाहते थे हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का शौक बहुत ज़्यादा था, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। फिर अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब तो यूट्यूब पे आप हर चीज़ सुन सकते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती हैं सुनने को। तो मैंने वो जितना भी मेरा फारिग टाइम होता है ना, तो मैं टीवी ड्रामे वगैरह से बड़ा अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो है ना, मैं सोशल में बहुत सारी इंटरनेशनल, का अपना इंटरेस्ट नहीं था, ये मेरा अपने बच्चों के लिए कुर्बानी थी कि नहीं मुझे अपना टाइम, मेरा जो मुझे नहीं मिला ना, जो मैं नहीं बन सकी, वो मैं चाहती थी मैं अपनी तीनों बच्चों के अंदर डेवलप। क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत। और फिर मैं आज मैं ये इस स्टेज पर ये बात कहना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड एक फायर फाइटर है और हमारी सरकारी जॉब है, और एक आपको पता है इस मुल्क के अंदर क्या सैलरी मिलती है गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय को।
तो लेकिन मैंने जब से मेरी शादी हुई है और मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैंने सिर्फ एक दिमाग में सोच रखी थी, मैंने इन्हें कुछ बनाना है। और वो सोच ऐसी थी कि मैंने उसके ऊपर अमल किया, और ऐसे अमल किया, पहले मैंने खुद पढ़ा, मैं इनकी टीचर भी हूँ। मैंने इनको बहुत कम, मुश्किल से 1 या 2 साल ट्यूशन मैंने इनको पढ़ाया है। फिर आपने खुद पढ़ा? नहीं, मैंने शुरू बेसिक स्टार्ट ही मैंने खुद किया। इनकी जो मैंने रूट से जो तरबियत की वो मैंने की है। तो मैंने अपने पहले बच्चों की तरबियत की, फिर उसके बाद तालीम पे तवज्जो दी, फिर उसके बाद कहाँ देखना चाहते हैं अपने बच्चों को? मैं अपने बच्चों को पूरे वर्ल्ड में मशहूर होना देखना चाहती हूँ। मैं वो देखना चाहती हूँ कि आलमी इंसानियत के लिए बहुत अच्छे काम करें। जब ये इस दुनिया से जाएं तो लोग इनको उनके बाद भी याद रखें। कितनी अच्छी आपने बात की कि जो खुद आप चीज़ नहीं कर सकी, नहीं, आपने बिल्कुल अपने बच्चों से वो करवाई। मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ कि बच्चे मेरे तीनों है ना, ये तीनों पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं ये। यानी ये अपना टाइम, और कोई भी इनसे कोई हेल्प लेता है तो ये उसको फौरन हेल्प भी देते हैं। अच्छा, आप टेलीविजन पे आज मेरे शो में अपनी अम्मा को कैसे शुक्रिया अदा करना चाहोगे कि आप लोग, ऑफ कोर्स आप लोग टीवी पे बैठे हो, आपके रिश्तेदार भी देख रहे होंगे कि आप लोग कितनी ज़बरदस्त अकम्पलिशमेंट्स हैं? तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, उसमें मैंने बहुत। अम्मा को क्या कहना चाहेंगी ये? अम्मी मेरी टीचर है, उस्ताद, और मैं अम्मी के फ्रेंड भी हूँ। तो मुझे अम्मी ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। अगर बाबा ने अम्मी को सपोर्ट किया तो अम्मी ने हमें सपोर्ट किया। अम्मी हमेशा सुबह उठने से हमें समझाती हैं, डांटती भी हैं, समझाती हैं, और मुझे अपने ऊपर प्राउड है कि मुझे इस तरह के। ज़बरदस्त, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने उनको डिसिप्लिन किया। आप कहना चाहेंगे कुछ अपनी अम्मा से? आज यहाँ पे जो हम पहुँचे हैं ना, वो सिर्फ अपनी वालदा की वजह से, क्योंकि जब तक घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते ना, तब तक आप इतना आगे नहीं जा सकते। हमारे घर वालों ने हमें सपोर्ट किया तो आज हम लोग इस जगह मकाम। बिल्कुल, जो स्पेशली जो माँ ने जब आपको लाइन दी, माँ ने जिस तरीके से आपको शेप किया, तो वही एक रीज़न है। आप फातिमा कुछ कहना चाहें अम्मा को? मैं तो सबसे ज़्यादा अपनी अम्मी को ही डेडिकेट करूँगी कि मेरी आज जो कुछ हूँ मैं अपनी मदर, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ना रोतू टाइप लड़की थी कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे पास इतना नहीं था। जो आज मेरे पास कॉन्फिडेंस आया और आज मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी की वजह से। जी, और तमाम तरुण माओं को सलाम जो कि अपना आप मार के अपने बच्चे के अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको शेप अप करती हैं, उसको परवान चढ़ाती हैं, उसको चीज़ें सिखाती हैं। तमाम तरमाओं को हमारा सलाम। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल के शो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।